ईरान, सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोग वोट भी डालते हैं और जहां एक सर्वोच्च धार्मिक नेता का हुक्म भी चलता है। तो ये है क्या, लोकतंत्र या धर्मतंत्र? असली ताकत आखिर किसके हाथ में है? ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली जो ईरान की पूरी राजनीति की पहचान है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ईरान पर असल में राज कौन करता है? क्या वो सरकार जिसे जनता चुनती है, या फिर वो एक सुप्रीम लीडर जिनकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं लगती? यही तो वो टकराव है जो ईरान की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के दिल में बसा है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए इसे 6 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पावर पैराडॉक्स आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये इस्लामिक रिपब्लिक बना कैसे। इसके बाद हम चुनी हुई और नियुक्त की हुई ताकतों के बीच का टकराव देखेंगे। कौन है वो असली गेटकीपर्स जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं? सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी कितनी है? और आखिर में इस पूरे सिस्टम का दुनिया पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ईरान का ये शक्ति विरोधाभास। असल में ईरान एक यूनिक हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ चुने हुए नेताओं का भी राज है और बिना चुने हुए धार्मिक नेताओं का भी, एक ही सिक्के के दो पहलू। और सारा का सारा विरोधाभास यहीं छिपा हुआ है। देखिए, ईरान का संविधान एक तरफ तो कहता है कि राष्ट्रपति और संसद के लिए चुनाव होंगे, जनता वोट देगी, लेकिन दूसरी ही तरफ वो कहता है कि अंतिम संप्रभुता तो ईश्वर की है और असली ताकत वो बिना चुने हुए धार्मिक नेताओं के हाथ में है। और बस यहीं से सत्ता का असली खेल शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये अजीब सा सिस्टम बना कैसे? जाहिर है ये रातों रात तो नहीं बना। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, उस दौर में जब राजशाही को उखाड़ फेंका गया और एक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। कहानी की जड़ें तो 1906 तक जाती हैं, जब ईरान की पहली संसद यानी मजलिस बनी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1979 में, जब इस्लामिक क्रांति ने शाह की सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी साल एक नया संविधान आया और इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी गई। और फिर 1989 में संविधान में एक और बड़ा बदलाव किया गया, जिसने सुप्रीम लीडर के पद को और भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव एक बहुत ही खास सिद्धांत पर टिकी है। इसे कहते हैं विलायत ए फकीह। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इस्लामी न्यायविद का संरक्षण। यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक सीनियर धर्मगुरु यानी सुप्रीम लीडर को पूरे देश पर अंतिम अधिकार देता है। उनकी पावर को यही से लेजिटिमेसी मिलती है। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर ये असल में काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें ईरान की सरकार के दो पिलर्स, दो मुख्य स्तंभों को देखना होगा। एक तरफ वो ताकत है जिसे जनता चुनती है और दूसरी तरफ वो ताकत है जिसे सुप्रीम लीडर नियुक्त करते हैं। देखिए, एक तरफ है रिपब्लिक का हिस्सा यानी चुनी हुई संस्थाएं, जैसे कि राष्ट्रपति जो सरकार के मुखिया हैं, और 290 सदस्यों वाली संसद जिसे मजलिस कहते हैं। और फिर दूसरी तरफ है इस्लामिक हिस्सा। इसमें आते हैं सुप्रीम लीडर जो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, फिर एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन काउंसिल और एक एक्सपीडेंसी काउंसिल जो विवादों को सुलझाती है। इन्हीं दोनों के बीच में सत्ता का पूरा खेल चलता है। अब इन दोनों पिलर्स के बीच एक ऐसी संस्था है जो असली गेटकीपर का काम करती है, एक तरह का फिल्टर। इसका नाम है गार्जियन काउंसिल, और इसके पास चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करने की इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये गार्जियन काउंसिल है क्या? इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 6 को तो सीधे सीधे सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं, बाकी के 6 को संसद चुनती है, लेकिन एक लिस्ट में से। और वो लिस्ट कौन देता है? न्यायपालिका का प्रमुख। और अब आप पूछेंगे कि न्यायपालिका के प्रमुख को कौन चुनता है? जी हाँ, सुप्रीम लीडर। यानी घुमा फिराकर सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। और ये कंट्रोल सिर्फ कागज पर नहीं है, अलग अलग कमेटियों के जरिए यह काउंसिल पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं, से लेकर वोटों की गिनती तक सब कुछ इनकी निगरानी में होता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। जैसे ही 1990 के दशक में काउंसिल ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, नतीजा देखिए, अयोग्य ठहराए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या एकदम से बढ़ गई। 1992 में 35% और 1996 में तो 39% कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया। ये लोकतंत्र पर एक सीधी लगाम लगाने जैसा था। और बात जब राष्ट्रपति चुनावों की आती है तो ये कंट्रोल और भी हैरान करने वाला है। 2005 और 2009 के चुनावों में काउंसिल ने, सोचिए जरा, 99% रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 99%। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनता सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट दे सकती थी जिन्हें पहले काउंसिल ने हरी झंडी दिखाई। तो फिर सवाल ये है कि क्या गार्जियन काउंसिल ही सबसे पावरफुल है? नहीं, इसके ऊपर भी कोई है। अब हम इस पूरे सिस्टम की टॉप पर पहुंचते हैं, उस एक पद पर जहां सारी ताकत आकर जमा हो जाती है और जहां हमें हमारे पहले सवाल का असली जवाब मिलता है। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि ईरान के संविधान में ही लिखा है। आर्टिकल 113 साफ कहता है, नेता के बाद राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी है। इन शब्दों पर गौर कीजिए।
नेता के बाद बस ये दो शब्द ही पूरी हायरार्की, पूरी सत्ता की सीढ़ी को तय कर देते हैं। सुप्रीम लीडर ही सुप्रीम है। और उनकी शक्तियां वो लगभग असीमित हैं। देश की बड़ी नीतियां वही तय करते हैं। पूरी सेना और बेहद ताकतवर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सीधे उनके कंट्रोल में है। न्यायपालिका का हेड, गार्डियन काउंसिल के 6 सदस्य, सरकारी रेडियो और टीवी का हेड, इन सबको वही चुनते हैं। इतना ही नहीं, वो चाहें तो चुने हुए राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं और युद्ध या शांति का फैसला भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी सिर्फ नाम की नहीं है। मिलिट्री, जुडिशरी, मीडिया, इकोनॉमी, विदेश नीति, हर जरूरी चीज पर उनका सीधा कंट्रोल है। एक ऐसा कंट्रोल जो किसी भी चुने हुए नेता की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि इस पूरे अनोखे सिस्टम का, इस राजनीतिक बनावट का असल दुनिया पर क्या असर होता है। ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? असल में ये सिस्टम हमें बहुत कुछ समझाता है। ये बताता है कि ईरान के फैसले दुनिया के मंच पर इतने पेचीदा और कभी-कभी कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों लगते हैं। ये IRGC जैसी पावरफुल मिलिट्री बॉडीज के आज़ाद रोल को भी समझाता है। ये हमें ये भी बताता है कि ईरान के अंदर सुधार चाहने वालों और कट्टरपंथियों के बीच हमेशा खींचतान क्यों चलती रहती है। और हाँ, ये भी कि ईरान के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डील पर बातचीत करना इतना मुश्किल क्यों होता है। आखिर में यही वो ढांचा है जो इस पूरे शासन को कंट्रोल भी देता है और एक तरह की स्थिरता भी। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि धर्म और राजनीति का ये अनोखा मेल आने वाले वक्त में ईरान के भविष्य को और साथ ही पूरी दुनिया के भविष्य को आखिर किस मोड़ पर ले जाए।